नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मेरा प्रयास होता है कि एक ऐसा विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करूं जिसमें तर्क हो, जिसमें तथ्य हो, फैक्ट्स हो और लॉजिक हो। क्योंकि बिना लॉजिक का, बिना फैक्ट्स का बात कहना केवल थेथरई की श्रेणी में आता है। बिहार में अगर हम कहें तो थेथरई जिसे हम कहते हैं ना, उसकी श्रेणी में आता है। आज जो परिस्थिति बिहार में महागठबंधन में है, वो दरअसल महागठबंधन में समस्या नहीं है, समस्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच है। आरजेडी जहां बिहार में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वही कांग्रेस पार्टी भविष्य की लड़ाई लड़ रही है। आरजेडी के पास पाने के लिए सब कुछ है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस पार्टी करे। वही कांग्रेस पार्टी सोचती है कि कांग्रेस के पास खोने को है क्या? कुछ भी नहीं है खोने को, केवल और केवल पाने को है। लेकिन इन सभी सवालों पर कई राजनीतिक विश्लेषक को मैं भी सुनता हूं, वो सवाल करते हैं कि यार कांग्रेस पार्टी ऐसा डिले कर रही है, लेट कर रही है, मतलब आरोप जो है कांग्रेस पर ही लगता है। यह सवाल कोई तेजस्वी यादव से नहीं पूछता कि बताइए कि केवल अभी जो तेजस्वी यादव के पास वोट बैंक है, क्या उस वोट बैंक के आधार पर तेजस्वी यादव बिहार का चुनाव जीत जाएंगे? यह सवाल आपसे भी, आप भी जवाब दीजिएगा कि जो वर्तमान में जो तेजस्वी यादव की पोजीशनिंग है बिहार के अंदर, क्या उस पोजीशनिंग से तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं? मुझे लगता है नहीं। क्यों? कारण समझिए। बिहार में अगर आप किसी सर्वे, ओपिनियन पोल को अगर आधार बना रहे हैं तो आप गलत हैं। क्यों गलत है, मैं बता रहा हूं। बिहार में जितने भी ओपिनियन पोल और सर्वे हुए, आप याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, अधिकतर जितने ओपिनियन पोल, सर्वे एजेंसियां थी, बता रही थी कि नेक टू नेक फाइट है बिहार में। 2024 लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। कांटों का संघर्ष बता रहे थे। हर पॉलिटिकल कमेंटेटर अनुमान लगा रहा था कि बिहार में सीटें तो आधी आधी बट जाएगी। लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। 3/4 सीटें एनडीए को मिली। एनडीए को थोड़ा सा नुकसान हुआ, कहां तो मगध और शाहाबाद में। वो भी इसलिए हुआ कि वहां स्थानीय कारण था। तो क्या है कारण? क्या है, क्यों नहीं महागठबंधन जीत पाती है? अगर जीतता हुआ दिखता भी है महागठबंधन, तो फिर हार क्यों जाती है? और उन्हीं कारणों पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी रोडमैप बना रही है। क्या है वो कारण? आप दिल पर हाथ रखिए, बताइए। आरजेडी के जो भी समर्थन, इस बात से जो लोग सहमत हैं कि आरजेडी नहीं, कांग्रेस पार्टी को झुक जाना चाहिए। राहुल गांधी जिद करे बैठे हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं सवाल करता हूं कि क्या वर्तमान जो समीकरण है, क्या तेजस्वी यादव चुनाव जीत रहे हैं? नहीं जीत रहे हैं। क्यों? मैं सुनिए। सबसे पहले आरजेडी का बेस वोट क्या? माई है ना, एम जोर वाई, मुसलमान पहले। सबसे ज्यादा आबादी 17% मुसलमानों की। बताइए, हर चुनाव 2014 के बाद से जितने भी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हुए, क्या हुआ परिणाम? क्या हुआ है? क्या मुसलमानों का भरोसा तेजस्वी यादव पर बढ़ रहा है या घट रहा है? हर चुनाव दर चुनाव आंकड़े निकालिए, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। मैं कुछ बोलूं, आंकड़ों का विश्लेषण उल्टा पुल्टा हो सकता है। मैं कुछ विश्लेषण करूंगा, आप कुछ दूसरा विश्लेषण करेंगे, तीसरे व्यक्ति कोई दूसरा तीसरे तरीके से विश्लेषण करेंगे उसका। लेकिन आंकड़े गवाही देते हैं ना। आप आंकड़े निकाल कर देखिए 2014 से लेकर अब तक का मुसलमानों का भरोसा आरजेडी पर बढ़ा है या घटा है? आप 2014-15 में कल्पना करते थे क्या कि कोई ओवैसी की पार्टी बिहार में आकर 5 विधानसभा सीटें जीत जाएगी? आप कल्पना करते थे क्या कि बिहार का मुसलमान मतदाता रुपौली विधानसभा सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराएगा और किसी निर्दलीय को वोट डालेगा? आप कल्पना करते थे क्या कि तेजस्वी यादव लगातार 4 दिन तक पूर्णिया में पप्पू यादव को हराने के लिए कैंप करेंगे और पप्पू यादव को जितना हराने का प्रयास करेंगे उतना ज्यादा वोट से पप्पू यादव की जीत होगी? कल्पना करते थे क्या? नहीं। गोपालगंज के उपचुनाव में, गोपालगंज के विधायक के निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ, तो उस उपचुनाव में गोपालगंज के पूर्व विधायक की पत्नी कुसुम देवी उम्मीदवार थी वहां से।
वहां आरजेडी इसलिए हार गई उपचुनाव में क्योंकि वहां पर मुसलमानों ने आरजेडी को वोट नहीं दिया, एआईएमआईएम को वोट दिया। सच है या गलत है बताइएगा आप। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ लोकसभा चुनाव के बाद, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। बेलागंज में क्या मुसलमानों ने आरजेडी और जदयू में जब सीधा फाइट था तो क्या आप नहीं जानते इस बात को कि बहुत सारे मुसलमानों ने ओसामा साहब को वहां से भगा दिया भाषण देते समय? क्यों, क्या हुआ ऐसा कि वो जदयू के उम्मीदवार को वोट देने को तैयार थे, वहां के मुसलमान आरजेडी के उम्मीदवार को वोट देने को तैयार नहीं थे? अगर इन कारणों का जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है, कई कारण हैं इसके, जो इन कारणों की चर्चा मैंने कई बार किया है। कई मेरे दर्शक भी आरोप लगा देते हैं कि आप बायस्ड हैं, आप पक्षपाती करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मैं अगर मेरे आंकड़े गलत है तो आप सवाल कीजिए। दूसरा तो मुसलमान यहां आ गया। अब आइए यादव। क्या बिहार में यादव जाति के लोग जहां जहां मुसलमान 20-25% से ज्यादा है, क्या वहां के यादव बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं डालते? दूसरा सवाल है आपसे, क्या बिहार के यादव जाति के लोग जहां कहीं भी मुसलमानों की आबादी 20-25% से ज्यादा है, वहां पर क्या यादव जाति के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते? सच है या गलत है? जवाब दीजिएगा। क्या ऐसे विधानसभा सीट, लोकसभा क्षेत्र जहां मुसलमानों की आबादी 30-40% से ज्यादा है, क्या वहां के पूरे यादव जाति के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते? क्या यह सच नहीं है कि आरजेडी के यादव उम्मीदवार को मुसलमानों का पूरा वोट मिलता है, लेकिन आरजेडी के भी मुसलमान कैंडिडेट को यादव जाति का वोट नहीं मिलता? सही है या गलत है? चलिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। उसके बाद यह बताइए कि क्या आज भी एमवाई समीकरण से बिहार का दलित, बिहार का अति पिछड़ा, बिहार का महादलित डरता है या नहीं डरता है बताइए। आरजेडी माहौल बनाने का प्रयास करती है कि वो सवर्ण के खिलाफ ध्रुवीकरण कराना चाहती है, लेकिन क्या बताइए कि आरजेडी के शासन से कोई सवर्ण डरता है क्या? जितनी ज्यादा आजादी बिहार में सूरजभान सिंह, अनंत सिंह जैसे लोगों के पास लालू यादव के राज में था, उतनी आजादी आज है क्या? सोचिएगा, जवाब दीजिएगा। जितने बाहुबली, सवर्ण जाति के बाहुबली मैं कह रहा हूं, तो क्या आज बिहार का सवर्ण डरता है क्या? नहीं। कौन डरते हैं? कमजोर वर्ग। सवर्ण भी डरते हैं, लेकिन सवर्णों में जो कमजोर वर्ग है, तबका है, गरीब है, जो ठेला चलाता है, जो खोमचा लगाता है, जो चाय का दुकान करता है, जो लोहार है, जो कारपेंटर है, बढ़ई है, ऐसे लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि 90 से 2005 का जो खंडकाल जिसने भी देखा, उसने देखा है कि कैसे पान के दुकानदारों से भी हफ्ता वसूला जाता था, कैसे चाय के दुकानदारों से भी हफ्ता वसूला जाता था। और ये चाय पान की दुकान करने वाले, ये हजामत बनाने वाले कौन लोग हैं? सब के सब अति पिछड़े दलित, महादलित समाज के लोग हैं, जिनसे हफ्ता वसूली होती थी। गांव गांव में उनकी जमीनों पर कब्जा किया जाता था। आप आंकड़े निकालिए, देखिए कि सवर्णों की जमीन पर ज्यादा कब्जा किया गया या फिर दलितों, महादलितों, अति पिछड़े या गैर यादव पिछड़ी जाति के लोगों के जमीन मकान पर कब्जा किए गए थे। समस्या यहां है। अगर बीच में, अगर आज जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है कि अगर तेजस्वी यादव के साथ पूरा कई और सेकुलर दल नहीं जुड़े तो शायद मुसलमानों का 20% वोट भी नहीं मिलेगा इनको। और अगर माले जैसी पार्टी अगर तेजस्वी यादव के साथ नहीं आई होती, तो मैं दावे से कह रहा हूं, निकाल कर देखिए आंकड़े, जब माले का अलायंस आरजेडी के साथ नहीं था, तब दलितों ने चिमटे से भी आरजेडी को छूना बंद कर दिया था। सच है या गलत है? यह सच है।
तो इसीलिए राहुल गांधी की बिहार की राजनीति ने दो वर्गों के अंदर कम से कम वापस लेकर आने का काम किया है। एक तो मुसलमानों को भटकने से रोक सकता है राहुल गांधी का बिहार में मजबूत होना, कांग्रेस पार्टी का बिहार में मजबूत होना। मुसलमान जो भटक रहे हैं, जो तेजस्वी यादव पर भड़क रहे हैं, जो AIMIM के साथ जा सकते हैं, जो जन स्वराज के साथ भी जा सकते हैं, जा सकते थे, उनको रोका है। साथ ही दलितों के एक वर्ग में भी यह भरोसा जताया है कि नहीं, कांग्रेस की राजनीति के साथ दलितों का हित जुड़ा हुआ है। सच है या गलत है? अगर मेरी बात सच है तो इतना मानकर चलिए कि यह केवल और केवल अहंकार की लड़ाई है। आज भी अधिकतर मीडिया से जुड़े हुए लोग अधिकतर यह नैरेटिव चलाते हैं कि कांग्रेस के पास बिहार में कौन जात है। सीधा सवाल आता है कौन जात है, क्योंकि बिहार की राजनीति वैसे ही बन गई है। तो अगर गौर से देखा जाए अगर, तो जात कौन है उससे मतलब नहीं है, वो सेकेंडरी है। मतलब है कि कौन जात आपको नहीं चाहता। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है और इसी की लड़ाई है। तेजस्वी यादव को लगता है कि यदि कांग्रेस का शेयर भरा हुआ, कांग्रेस का प्रभाव बढ़ गया बिहार में, तो फिर तेजस्वी यादव की राजनीति के समक्ष एक और नई चुनौती बिहार में खड़ी हो जाएगी। और राहुल गांधी का मानना है कि बिहार में उनके पास खोने के लिए है क्या, मुख्यमंत्री बनना है तेजस्वी यादव को। तो तेजस्वी यादव कंप्रोमाइज करें हर पार्टी के साथ। जो गठबंधन में जो सीटों का आंकड़ा है उसको सुलझाने की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव को उठाना चाहिए। ये ही तकरार का मुख्य मुद्दा है। अब मात्र अभी से आप कह सकते हैं कि 15 घंटे का नहीं, सॉरी, लगभग 20-21 घंटे का समय है नामांकन के लिए। क्या करती है कांग्रेस का लिस्ट का इंतजार हम लोग भी बेसब्री से कर रहे हैं। वैसे सूचना यह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी सिंबल देना शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक कोई फाइनल लिस्ट नहीं आई है, उसका इंतजार करते हैं। आपके साथ लिस्ट आएगा, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।